एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 9 इंटरनेशनल ट्रेड का पार्ट 3। पार्ट 2 में हमने कवर किया था बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड टॉपिक को। इससे कुछ पॉइंट्स हमने कवर किए थे और कुछ हमारे रह गए थे, तो चलिए हम पहले उन पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं। तो जो पॉइंट्स हमारे रह गए थे वो है एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैन बूस्ट ट्रेड इन डेवलपिंग कंट्रीज। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो क्या करता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में ट्रेड को सपोर्ट करता है, बूस्ट करता है और भी ज़्यादा। विच लाइक इन कैपिटल, डेवलपिंग कंट्रीज़ को सपोर्ट तो करता है ये ताकि वहाँ पे ट्रेड बूस्ट हो सके, लेकिन वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो लैक इन कैपिटल, उनके पास कैपिटल की कमी होती है। रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपिंग ऑफ माइनिंग, ऑयल ड्रिलिंग, हैवी इंजीनियरिंग, लंबरिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इन चीज़ों के लिए उनके पास इन चीज़ों को डेवलप करने के लिए क्या होता है, कैपिटल की कमी होती है, इसलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है। बाय डेवलपिंग सच कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज इन डेवलपिंग कंट्रीज, इन सारी चीज़ों को, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के बाद क्या होता है, द इंडस्ट्रियल नेशंस इंश्योर इम्पोर्ट ऑफ फूड स्टफ्स, मिनरल्स एंड क्रिएट मार्केट्स फॉर देयर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। क्या करते हैं ये इंडस्ट्रियल नेशंस, फूड स्टफ्स को इम्पोर्ट करते हैं और मार्केट क्रिएट करते हैं जहाँ पे अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को वो बेच सके। दिस इंटायर सर्कल्स स्टेप्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बिटवीन टू नेशंस। ये क्या होता है, यही जो इंटायर सर्कल्स है इसकी वजह से जो ट्रेड होता है टू नेशंस के बीच में वो बना रहता है। आगे हमारा ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या है, इन ओल्डन टाइम्स लैक ऑफ एडिक्वेट एंड इफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड टू लोकल एरियाज। ओल्डन टाइम्स में, पुराने समय में क्या होता था, तो हमारे पास ट्रांसपोर्ट की उतनी ज़्यादा सुविधा नहीं थी। इसकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट था, जो ट्रेड होता था, ट्रांसपोर्ट की वजह से जो ट्रेड होता था वो क्या था, सिर्फ लोकल एरियाज़ में होता था। ओनली हाई वैल्यू आइटम्स, एग्जाम्पल जेम्स, सिल्क एंड स्पाइसेस वेर ट्रेडेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो कौन सी चीज़ें लॉन्ग डिस्टेंसेस को कवर करती थी, लॉन्ग डिस्टेंसेस पे इनका ट्रेड किया जाता था, तो वो थे जेम्स, सिल्क एंड स्पाइसेस। इन चीज़ों को दूर दूर तक इनका ट्रेड किया जाता था। विथ एक्सपेंशन ऑफ रेल, ओशन एंड एयर ट्रांसपोर्ट, बेटरमेंट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड प्रिजर्वेशन, ट्रेड हैज़ एक्सपीरियंस स्पाशियल एक्सपेंशन। तो जैसे जैसे क्या हुआ, रेल का निर्माण हुआ, बात कर ले हम, ओशन ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हुआ, एयर ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हुआ, तो क्या हुआ, हमारे पास रेफ्रिजरेशन की, प्रिजर्वेशन की जो सुविधाएं थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई और बढ़ गई। तो उसकी वजह से जो ट्रेड है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस कर गया, ये भी बहुत अच्छे से डेवलप कर गया, जिसकी वजह से अब ट्रेड बहुत ज़्यादा दूर दूर तक होता है। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड हैज़ थ्री इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, जिसमें वॉल्यूम, सेक्टरल कंपोजिशन और डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। तो पहले हम पढ़ लेते हैं वॉल्यूम ऑफ ट्रेड क्या है। द एक्चुअल टोनेज ऑफ गुड्स ट्रेडेड मेक्स अप द वॉल्यूम। तो जो एक्चुअल गुड्स ट्रेड होता है उसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं, वो वॉल्यूम मेक करता है। हाउएवर सर्विसेज ट्रेडेड कैनोट बी मेजर इन टोनेज। लेकिन जो सर्विसेज ट्रेड होते हैं, जो सेवाएं दी जाती हैं, वो टोनेज में मेजर नहीं की जाती है। देयरफॉर द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेडेड इज कंसिडर्ड टू बी द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। इसलिए क्या किया जाता है, टोटल वैल्यू जो होती है गुड्स की और सर्विसेज की, इनको वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कह के समझा जाता है। shows that the total volume of world trade been steadily rising over the past decades। पहले से राइज हो रहा है, ये टेबल में दिखाया गया है। जो नेक्स्ट है हमारा वो है कंपोजिशन ऑफ ट्रेड। The nature of goods and services imported and exported by countries have undergone changes during the last century। तो जो गुड्स के नेचर हैं और सर्विसेज जो इम्पोर्ट हो रहे हैं और एक्सपोर्ट हो रहे हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं और दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आ रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं लास्ट सेंचुरी से। ट्रेड ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स वाज डोमिनेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द लास्ट सेंचुरी। लास्ट सेंचुरी में क्या था, जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स थे ट्रेड में वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट थे, इंपॉर्टेंट थे। लैटर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स गेन प्रोमिनेंस एंड करेंटली तो द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो हम यहाँ देख लें, लैटर सेंचुरी में प्राइमरी प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट हुआ करते थे ट्रेड के लिए। लैटर बाद में क्या हुआ, मैन्युफैक्चर गुड्स का इनको जो है प्रोमिनेंस मिल गया, इनको इम्पॉर्टेंस मिल गया। और करेंटली अभी क्या है, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ट्रेड में, तो वो है हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। कमांड्स द बल्क ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल ट्रेड को कमांड कर रखा है। सर्विस सेक्टर विच इंक्लूड्स ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर कमर्शियल सर्विसेज हैव बीन शोइंग एन अपवर्ड ट्रेंड। और जो सर्विस सेक्टर है जिसमें आता है ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्टेशन और अदर कमर्शियल सर्विसेज, वो भी काफ़ी ज़्यादा, इनमें भी अपवर्ड ट्रेंड हो रहा है, ये भी जो है डेवलप कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं।
shows that volume of imports and exports of the world merchandise has been growing consistently over the years. Figure 9. It becomes evident that manufactured goods contributed to the bulk of world merchandise exports from 2005 to 2015. Fuels and mining goods and agricultural goods are also important contributors of merchandise exports. तो क्या है यहाँ पे हमने देखा कि इट बिकम्स एविडेंट दैट जो मैन्युफैक्चर गुड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स है पूरे वर्ल्ड के लिए, बल्क ऑफ वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ें जो मैन्युफैक्चर गुड्स है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही है और इम्पोर्ट हो रही है। उसके साथ जो है फ्यूल्स और माइनिंग गुड्स जो है वो भी क्या हो रहे हैं, एंड एग्रीकल्चरल, ये 3 चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स हैं मर्केंडाइज एक्सपोर्ट के। There is change in the share of continents in the world merchandise trade as Europe contribution is declining while the contribution of Asian countries is growing। तो जो यूरोप की कंट्रीब्यूशन है उसका जो योगदान है वो ट्रेड में अभी कम हो रहा है, डिक्लाइन कर रहा है, लेकिन जो एशियन कंट्रीज़ है वो ग्रो कर रही हैं। आगे हमारा डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। हिस्ट्रिकली the developing countries of the present used to export valuable goods and artifacts etc. which were exported to European countries। तो पहले क्या होता था, जो डेवलपिंग कंट्रीज थे वो कौन सी चीज़ें अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री को भेजते थे, तो वैल्यूएबल गुड्स होते थे, आर्टिफैक्ट्स होते थे वेर एक्सपोर्टेड टू, और जाते कहाँ थे, यूरोपियन कंट्रीज़ में। ड्यूरिंग द 19th century देयर वॉज अ रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। 19th century में काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ। यूरोपियन कंट्रीज स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग मैन्युफैक्चर गुड्स फॉर एक्सचेंज ऑफ फूड स्टफ्स एंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम देयर कॉलोनीज। तो जो क्या चेंजेस हुआ 19th century में, तो पहले जो था वो वैल्यूएबल गुड्स एक्सपोर्ट होता था, लेकिन 19th century में यूरोपियन कंट्रीज़ ने जो फूड स्टफ्स होते थे, रॉ मटेरियल्स होते थे, वो यहाँ से ले जाना शुरू किया और वहाँ से मैन्युफैक्चर गुड्स हमारी कंट्री में देते थे। यूरोप एंड USA emerged as major trade partners in the world and वर्ल्ड लीडर इन द ट्रेड ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स। जो यूरोप और USA थे वो क्या उभर कर आए, तो हमारे सामने ट्रेड पार्टनर्स के रूप में पूरे वर्ल्ड में ये इमर्ज्ड हुए और लीडर्स भी बने मैन्युफैक्चर गुड्स के ट्रेड में। जापान एट दैट टाइम वॉज ऑल्सो द थर्ड इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कंट्री। उस टाइम में जापान भी क्या था, थर्ड इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कंट्री था। द वर्ल्ड ट्रेड पैटर्न अंडरवेंट अ ड्रास्टिक चेंज ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ 20th century। 20th हाफ जो था सेंचुरी, 20th century के हाफ में क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए ट्रेड में। यूरोप लॉस्ट इट्स कॉलोनी वाइल इंडिया, चाइना एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज स्टार्टेड कम्पीटिंग विद डेवलप कंट्रीज। यूरोप ने क्या किया, यूरोप की कंट्रीज जो है मतलब लॉस्ट हो गई, और जो इंडिया थी, चाइना और अदर डेवलपिंग कंट्रीज एक दूसरे के साथ कंपटीशन शुरू कर दिए ट्रेड में। द नेचर ऑफ गुड ट्रेडेड ऑल्सो चेंज्ड। जो नेचर था गुड का, जो चीज़ें ट्रेड हो रही थी, लाइक पहले वैल्यूएबल गुड्स होती थी, अब मैन्युफैक्चर गुड्स होने लगी, तो इसमें भी चेंजेस हुए। नेक्स्ट है हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड रिकॉर्ड्स द वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड एज वेल एज एक्सपोर्टेड बाय द कंट्री टू द अदर कंट्रीज। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, ये रिकॉर्ड करता है वॉल्यूम ऑफ गुड्स, कितने वॉल्यूम ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहे हैं, इम्पोर्ट हो रहे हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। If the value of import is more than the value of country's exports, the country has negative or unfavorable balance of trade। तो अगर किसी भी कंट्री से इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, जो वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट किसी भी कंट्री में ज़्यादा हो रहा है, उसकी वैल्यू जो है ज़्यादा है, तो क्या है, उसका जो कंट्री का जो फेवरेबल कंडीशन होता है वो अनफेवरेबल में चेंज हो जाता है। कंट्री हैज़ निगेटिव और अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो निगेटिव हो जाएगा। इफ़ द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इज़ मोर दैन द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स देन द कंट्री हैज़ अ पॉजिटिव और फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। और अगर यहाँ से हम जो एक्सपोर्ट करते हैं वो अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा है इम्पोर्ट से, किसी भी कंट्री से अगर हमारी कंट्री में इम्पोर्ट हो रहा है उससे ज़्यादा हमारी कंट्री से जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो फेवरेबल है और पॉजिटिव है। आगे हम देखते हैं आगे क्या है हमारा। Balance of trade and balance of payments have serious implication for a country's economy। जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है, इनमें काफ़ी ज़्यादा सीरियस इम्प्लीकेशन है किसी भी कंट्री के इकोनॉमी के लिए। अ नेगेटिव बैलेंस वुड मीन दैट द कंट्री स्पेंड्स मोर ऑन बाइंग गुड्स दैन इट कैन अर्न बाय सेलिंग इट्स गुड्स। दिस वुड अल्टीमेटली लीड टू एक्सॉशन ऑफ इट्स फाइनेंशियल रिजर्व। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि अगर निगेटिव बैलेंस है तो इसका मतलब क्या है कि जो कंट्री है, कोई भी कंट्री
दूसरे देशों से सामान खरीदने में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है, बाइंग गुड्स में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है, और अपने जो प्रोडक्ट सेल कर रही है वो उतना नहीं कर पा रही है, जो खरीद रही है उससे काफ़ी ज़्यादा कम कर रही है। और इसकी वजह से क्या होता है, जो फाइनेंशियल रिजर्व है किसी भी कंट्री के, वो भी उनका जो एग्जॉशन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और उनको वापस कुछ भी नहीं मिल पाता। तो ये हो रहा है, निगेटिव जो है फेसेस हैं। आगे हमारा टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो दो टाइप्स यहाँ पे दिख रहे हैं, बायलैटरल ट्रेड एंड मल्टीलैटरल ट्रेड। बायलैटरल ट्रेड में क्या होगा, बायलैटरल ट्रेड इज रन बाय द टू कंट्रीज विथ ईच अदर, दे इंटर इनटू एग्रीमेंट टू ट्रेड स्पेसिफाइड कमोडिटीज अमॉन्ग्स देम। फॉर एग्जांपल, कंट्री में एग्री टू ट्रेड सम रॉ मटेरियल विथ एग्रीमेंट टू परचेज सम अदर स्पेसिफाइड आइटम्स टू कंट्री बी और वाइस वर्सा। तो बायलैटरल ट्रेड में क्या होता है, दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड होता है और इनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि हम इन सारी कमोडिटीज़ को एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करेंगे या फिर एक्सचेंज करेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि किस टाइप का एग्रीमेंट होता है। तो उसमें वो ये होता है, या तो रॉ मटेरियल्स का होता है कि हम आपकी कंट्री से रॉ मटेरियल्स लेंगे और हम आपको मैन्युफैक्चर गुड्स देंगे, या फिर वाइस वर्सा होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं बायलैटरल ट्रेड में। जो आगे है वो है हमारा मल्टीलैटरल ट्रेड। As the term suggested, multilateral trade is conducted with many trading countries. ये बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ होता है मल्टीलैटरल ट्रेड। इसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दो ही होंगे। द सेम कंट्री कैन ट्रेड विथ अ नंबर ऑफ अदर कंट्रीज। सिर्फ एक ही कंट्री क्या कर सकती है, बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ ट्रेड कर सकती है, इसके साथ इसके साथ इसके साथ, मतलब सबके साथ। द कंट्री में ऑल्सो ग्रांट टू द स्टेटस ऑफ मोस्ट फेवर्ड नेशन ऑन द सम ट्रेडिंग पार्टनर्स। इसको क्या मिल सकता है,